हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर अलका और आज मैं आपको बताऊंगी मालवा का जो लोक साहित्य है उसको संक्षिप्त रूप में बताऊंगी। चूंकि मालवा पर हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो पहले वीडियो में हमने बताया था आपको कि मालवा का जो लोक साहित्य है वो सरसरी रूप में अगर हम उसको देखें तो किन किन क्षेत्रों में वो है, उनके भाषा के वो भेद क्या है, उनका जिस भेद है वो भेद का क्षेत्र क्या है और उनका अन्य क्या क्या नाम है। इसके अलावा मैंने आपको रेफरेंस बताया था, संदर्भ बताया था कि किन किन संदर्भों से हम उनको ले सकते हैं, और भी जो जरूरी जरूरी चीजें थी मैंने आपको वहां पर बताई थी। अब मैं सोच रही थी कि आपको अगर एक संक्षिप्त रूप में अगर मुझे बताना हो, क्योंकि वो 1 घंटे के वीडियो के आसपास था, अगर संक्षिप्त रूप में मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो मैं 10 या 30 मिनट का एक वीडियो आपके लिए ला सकती हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आपको 1 घंटे का वीडियो नहीं देखना। इस 10 या 30 मिनट के वीडियो से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमको इस वीडियो के अंदर क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देखिए, यह है आपका मध्य प्रदेश का मानचित्र, यहाँ आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो नीमच, मंदसौर और आपका आगर मालवा, ये यहाँ पर दिख रहा है। आगर मालवा, राजगढ़, शाजापुर, देवास, और ये आपका इंदौर, धार का कुछ भाग, झाबुआ का कुछ भाग, ये जो पूरा आपका क्षेत्र है ये यहाँ पर क्या कहलाता है? मालवा का क्षेत्र यहाँ पर कहलाता है। तो ये हो गया, मैंने आपको क्षेत्र दिखा दिया। छोटे छोटे रूप में आपको समझाऊंगी, बहुत ज्यादा आपका समय नहीं लूंगी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे, क्योंकि आपका जो समय है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आप तब भी देखेंगे जब आपका जो परीक्षा होगी वो नजदीक होगी। तो ये वाला जो क्षेत्र है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा मालवा क्षेत्र। ठीक है, और इसके जो नीचे का क्षेत्र है ये हमारा कहलाएगा निमाड़ का क्षेत्र। क्योंकि अगर आप विस्तृत वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें और भी आपको बहुत सारी चीजें देखने मिलेगी। तो छोटे रूप में बताना है मुझे आपको, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो मालवा है, मालवा के जो भेद है, तो मालवा के कौन कितने उपभेद है, तो यहाँ हम देखते हैं मुख्य रूप से 6 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका केंद्रीय या आदर्श मालवी। अगर प्रश्न आता है कि केंद्रीय या आदर्श मालवीय जो भाषा है वो किस स्थान में या किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो इंदौर और उज्जैन, जिसमें से उज्जैन जो है आपका प्राथमिक रूप से होगा। ठीक है, और इंदौर मिला जुला है इसका, इंदौर और उज्जैन, पर उज्जैन इसका प्राथमिक होगा। अगर अगर विकल्प में आपको उज्जैन दिया हुआ है तो आप उज्जैन ही लगाएंगे। अगला देखिए, सौंदवाड़ी, ये कहाँ पर बोली जाती है? कुछ भाग उज्जैन का, कुछ भाग शाजापुर का, उत्तरी भाग यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि उज्जैन, उज्जैन यहाँ पर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ये उज्जैन। ठीक है, ये उज्जैन है और ये क्या है? शाजापुर है। तो यहाँ जो इसका उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग मतलब ये वाला भाग, तो यहाँ पर कुछ हिस्से में बोली जाती है। और रतलाम का एकमात्र जो क्षेत्र है आलोट क्षेत्र, वहां पर बोली जाती है। ये आप बहुत विशेष तौर पे याद रखेंगे। पूर्वी मंदसौर, जो आपको यहाँ पर मंदसौर है, मंदसौर यहाँ पर दिया हुआ है, तो मंदसौर का कौन सा भाग? ये जो पूर्वी भाग है, पूर्व किस साइड है? ये इस साइड है पूर्व, तो पूर्वी भाग यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या बोली जाती है? सौंधवाड़ी बोली जाती है। अगला देखिए, रजवाड़ी, जिसको रांगड़ी भी कहते हैं और रायगढ़ी भी कहते हैं। तो रतलाम का जो आलोक क्षेत्र है, जो हमने सौंधवाड़ी में यहाँ पर पढ़ा था, तो उसको क्षेत्र छोड़कर पूरे रतलाम में बोली जाती है। अगला देखते हैं, दशोरी या दशपुरी। तो ऐसा आप जानते होंगे, अगर आपने पेपर 1 की भी तैयारी की है तो आप इतना जानते होंगे कि मंदसौर का जो दूसरा नाम है वो प्राचीन काल में दशपुर भी था। तो यहाँ से आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो भाषा होगी मंदसौर और नीमच की होगी। और अगर हम मानचित्र में देखेंगे तो ये यहाँ पर मंदसौर, ये नीमच है और ये यहाँ पर मंदसौर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कंप्लीट कर दूं। उमठवाड़ी देखिए, ये कहाँ बोली जाती है? राजगढ़ में। राजगढ़ कहाँ पर है आपका? ये यहाँ पर दिख रहा है, ये राजगढ़ है। ये आपका क्या है? ये यहाँ पर राजगढ़ है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है, तो एक हो गया हमारा केंद्रीय यानी आदर्श, दूसरा हो गया सौंधवाड़ी। केंद्रीय, आदर्श, मालवी। तो केंद्रीय या हम उसको आदर्श लिख सकते हैं, फिर सौंधवाड़ी, फिर रजवाड़ी या रांगड़ी, फिर उमठवाड़ी। अब हम आगे देखते हैं भीली। तो भीली का जो क्षेत्र है वो मालवा का दक्षिण पश्चिम भाग है। दक्षिण पश्चिम भाग यानी कि ये होता नीचे निचला हिस्सा दक्षिण और पश्चिम। तो ये जो गुजरात से लगा हुआ है ये वाला हिस्सा, ये है आपका भीली का। चलिए आगे देखते हैं।
इनके अन्य नाम भी हैं। अन्य नाम यानी कि अन्य जो एक शाखा हो सकती है वो होती है भोयरी, पटवी, डगसरी या डांगी या डंगेसरी भी इसको कहते हैं। और ये हमने जब डिटेल का वीडियो बनाया हुआ था यहाँ पर, तब वहां पर हमने बताया था कि इसका नाम, जैसे देखिए यहाँ पर आप देखेंगे, थोड़ा सा आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भोयरों की भोयरी, पटवों की पटवी, राजपूतों की रांगड़ी। ये मैंने आपको जो हमारा विस्तृत वाला जो वीडियो था उसमें हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ था। और भी बहुत सारी डिटेल की चीजें थी, वो हमने यहाँ सब हमने चर्चा की हुई थी। तो अब मैं दोबारा चर्चा नहीं करूंगी, बस आपको जानकारी देने के लिए संक्षिप्त रूप में बता दूंगी। अब मालवी लोकगीत में देखिए कि लोकगीत क्या होता है, जनजीवन, संस्कार, आस्थाओं और सामाजिक सांस्कृतिक परंपराओं का सजीव चित्र जो है वो प्रस्तुत करते हैं। और ये मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। तो मालवी लोकगीत, चूंकि ये बहुत सारे मालवी लोकगीत थे, कुछ शिशु थे, कुछ खेल गीत थे, कुछ जन्म संस्कार थे, कुछ जन्म संस्कार पूर्व थे, कुछ जन्म संस्कार उपरांत थे, कुछ आपके संत काव्य से थे, बहुत सारे थे जो हमने यहाँ पर चर्चा की हुई थी लोकगीत के अंतर्गत। बहुत सारी कि इतने इतने गीत होते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे काफी बहुत ज्यादा थे यहाँ पर। तो हमने इसको और संक्षिप्त रूप में कर दिया है, बदल दिया है, और जो कुछ बहुत विशेष विशेष थे हमने कोशिश की है कि आपके लिए उनको हम, ये जो हमने नया पीडीएफ बनाया हुआ है संक्षिप्त वाला, उसमें हम इन सबको थोड़ा सा सही तरीके से रखें। तो यहाँ विषय की दृष्टि से देखें, संस्कार विषयक, माहवारी यानी महीने के अनुसार, और यहाँ पर देखिए लोक यानी सामान्य गीत, सामाजिक, ऐतिहासिक, विविध, प्रकीर्ण गीत में। तो हम संत साहित्य में अगर देखें तो एक होता निर्गुण गायन और एक होता सगुण गायन। निर्गुण गायन को कहते हैं पंथी गायन, और जो सगुण गायन होता है उसको भजनी गायन कहते हैं। संस्कार विषयक में देखिए इसमें भी कई प्रकार होते हैं, जैसे अभिषेक संस्कार के गीत होते हैं, जैसे चरवा के गीत, साध के गीत, अगरनी, बाला बहू, धन बहू, और ये सारे जो गीत होते हैं ये जन्म विषयक होते हैं, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उसी के आसपास के ये गीत होते हैं। जन्म संस्कार के गीत, इसमें भी दो भागों में किया गया है विभक्त, जन्म पूर्व के गीत, जन्म उपरांत गीत। तो जन्म में परमा जी, बड़ी, जीजा जी, देवी देवताओं के गीत, बढ़ावा नहीं बधावा, बधावा के गीत, जच्चा के गीत, छठी के गीत। तो ये तो साधारण है। पर जो सूरज पूजा के गीत हैं, और सूरज पूजा के गीत के बाद जन्म मंगल के गीत, ये तो सामान्य है। लेकिन जो सूरज पूजा के गीत हैं, और यहाँ पर आपके यहाँ पर दिया हुआ है, मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, एक होता है जलमा के गीत, यहाँ पर आपको दिख रहा है जलमा के गीत। तो ये क्या होते हैं, जो जन्म पूर्व संस्कार जो गीत होते हैं उसमें ये होते हैं। ये आगे भी आपको मिलेगा, यहाँ नहीं है, आगे मिल जाएगा। आगे देखिए भैरू जी, माता जी, आलीजा के गीत। लोक अनुष्ठान से संबंधित में लिपन्या, पोतन्या, परेवा, घुघरी, पीलिया, गोंदड़ी, बांदरो, लापसी। ये मैं कुछ भी अपने अपने अनुसार नहीं बता रही हूँ, ये सब बिल्कुल जो एक प्रामाणिक पुस्तक होती है उसके अनुसार मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इसलिए मैं आपको संदर्भ भी दिखाती जा रही हूँ कि जो मैं बात कर रही हूँ उसका संदर्भ कहाँ से लिया गया है। अगरनी और धनबहू हम बता चुके हैं। शिशु गीत में देखिए दो प्रकार के गीत होते हैं, एक होते खेल गीत होते हैं, एक होते लोरी गीत होते हैं। अब गीत गीत होते हैं वो किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। तो झूलो गीत, इलायची के डब्बू, थेपड़ छाना, आकुल्या माकुल्या, इसको आकुल्या माकुल्या भी कह सकते हैं, आकुच माकुच, चाऊ म्याऊ, अटकन चटकन, पानी बाबो, लोरी, हलो या हालरो के गीत, ठीक है, छल्लो, टेसू गीत, ऋतु गीत जिसमें डेडक माता का गीत है, ये खेल के अंतर्गत भी आता है। फिर बालिकाओं के गीत में संचय गीत, ये आपको प्रश्न पूछा गया है। घड़ल्या मतलब पूर्व में PYQ में ये प्रश्न इससे पूछा गया है। घड़ल्या बड़ल्या, घड़ल्या बड़ल्या भी इसको कहते हैं, आबल्या छाबल्या भी कहते हैं। अन्य प्रमुख मालवी गीत में जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ ये आपको YouTube के हर एक वीडियो में मिलेगा। जो 5-6 मैं अभी आपको बताऊंगी वो आपको सारी PDF में मिलेगा, जो ऑनलाइन आपको जितना भी रिसर्च करेंगे आप, अगर आप रिसर्च करते हैं मालवी लोकगीतों में तो आपको अब ये 5 मिलेंगे, 5-6। एक मिलेगा आपको भरथरी गायन, एक मिलेगा संजा गायन, हीड़ गायन, बरसाती बाता, रे लोकगीत, ठीक है। और एक और है वो मैं देख के बता देती। तो कुछ ये 5-6 हैं जो आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन जो और मैंने बताए हैं वो रेयर है कि आपको कहीं मिले। गणेश के गीत, तो चूंकि गणेश के गीत सब जगह होते हैं लेकिन यहाँ पर प्रमुखता से यहाँ पर गाए जाते हैं, दादरा को भी आप छोड़ दीजिए पर ये जरूरी है। भैरू के गीत,
ठीक है। राम जी के गीत, रामदेव के गीत, ये वहाँ के प्रमुख संत थे, इसलिए इनके गीत क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। झवरिया, साध के गीत, ठीक है। साध मतलब यानी कि जो गर्भवती स्त्री होती है उस समय के ये गीत होते हैं। कुंकड़ा, ढोल्यो, कोल्या, कोल्या भी बहुत प्रमुख है। बीरो, बीरो यानी वीर, वीर यानी भाई। जच्चा तो छोड़ दीजिए आप। बधावा, समदेले गीत ये इंपॉर्टेंट है, और जापे गीत ये। तो ये कुछ गीत ऐसे थे जो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप परीक्षा की दृष्टि से और अगर साक्षात्कार की दृष्टि से भी देखें तो कुछ ऐसे विशेष आपको गीत समझ में आने चाहिए जो इंटरव्यू लेने वाले को भी लगे कि हाँ इस व्यक्ति ने मालवा के विषय में पढ़ा है। घोट गायन और जापे गीत, ये हो गए गीत। अब लोक कथा या लोक कहानी, यहाँ हम देखते हैं लोक कथा और लोक कहानी को। तो यहाँ पर विशेष तौर पे आप देखेंगे एक आपको प्रश्न पूछा गया था, यहाँ पर मैं आपको बता देती, उदयन की कथा, उदयन की कथा, कथा। तो ये जो सीधे सीधे ये जो पूछा गया था, जो मैं बार बार आपको कहती हूँ, पुस्तक का नाम है आपको मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित पुस्तक है। वो पुस्तक का मैंने बहुत ही ज्यादा संदर्भ लिया हुआ है, आपको भी मैं उसको बताऊंगी। इस पुस्तक का नाम है हिंदी नाटक, निबंध और स्फुट गद्य विधाएं एवं मालवी साहित्य, ये पुस्तक का नाम है। तो आप इससे क्या कर सकते हैं, इस पुस्तक को खरीद करके पढ़ लीजिए। तो जो उदयन की कथा का जो आपसे प्रश्न पूछा गया था 2024 में, वो वहीं से लिया गया था। बाकी लोक कथा लोक कहानी अभी हम आपको बताते हैं कौन कौन सी लोक कथा है, कौन कौन सी लोक कहानियां, ये थोड़ा विस्तृत रूप में है लोक कथा लोक कहानियां। तो देखते हैं हम लोक कथा और लोक कहानियां। कथा के अनुसार हम देखेंगे कि मालवा में कौन कौन सी जन कथाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हैं। तो एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जो भी मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं आपको तथ्य बता रही हूँ वो तथ्य प्रमाणिक पुस्तक से हो, क्योंकि कल को अगर मेरे बताए अनुसार कोई भी अगर एक भी तथ्य अगर गलत होता है तो मेरे पास उसका प्रमाण रहे। तो ये पुस्तक है, इसका नाम है मालवी जनकथा, और इसके जो लेखक है वो है निर्मला राजपुरोहित, और ये जो पुस्तक है ये प्रमाणिक पुस्तक है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पुस्तक से ही मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पर। तो कौन कौन सी कथाएं हैं जो प्रसिद्ध हैं, तो यहाँ पर देखिए आप, गणपति, राजा इंद्र, राजा विक्रम, जाग मछंदर गोरख आयो, दानी करसाण, लालच बुरी बलाय, करामाती काकड़ी, वैश्यागद, संगठन में ताकत, चंदन चंदन राजा, अमावस माता, काग। तो मेरे अनुसार आप जो इस भाषा की जो जन कथाएं हैं या फिर कुछ ऐसे विशेष प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, आप लोग गाथा में मैं आपको बताऊंगी, जैसे ढोला मरवण, पाबू जी, कुछ ऐसे व्यक्ति जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, या भाषा, दोनों को देखकर आप ऐसा समझ जाइएगा कि ये इस क्षेत्र विशेष की, परीक्षा की दृष्टि से बता रही हूँ, ये क्षेत्र विशेष की क्या है, जो रचना हो सकती है, या कथा या लोक गाथा हो सकती है। अब ये तो साधारण सी है, ये तो समझ में आएगा, लेकिन सूद बूद सावलंगा, इस तरह से भलो न बुरे, तिरिया चरित, सासू की गड़बड़, दान ने भोग, शंकर जी की बेटी, चूंकि ये प्रमाणिक पुस्तक की थी इसलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। काड़ी चरकली, वऊ की काग विद्या, वदाता का लेख, टर्यानी टरे, ये थोड़ी भाषा से भी देखिएगा आपको, तो ये थोड़ा सा आपको अलग लगेगा। छोटा भाई की करनी, सेठ जी की दो लुगाई, लुगाई को चरित, साधो सच्चो साधो, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी ने गणपति जी, आखिरी सांच, मोती को दान, मंगता की जीद, ये सतवंती वहू, चील ने रंभा, रानी की करतूत, ठीकरो ज्योतिषी, छोटी वहू की करामात, सबती बड़ो खजाना, खोली वहू, बुद्धि की परख, बेठी जा वतई दूं, ये बामड़ की छोरी, नाग महाराज को घमंड, भागवान छोरो, एक माँ का जाया, मगरमच्छ ने हियार, आंख को तारो, सुनेरी बालवारी कंवरी, गड्डियो धन, करनी को फल, आप कर्मी ने बाप कर्मी, बदचलन रानी, वांदरी की बेटी, राजा का सपना में चार चीज, सोना को झाड़ने, चांदी का डांगला, भई वेन में वटमड़ा, वासक नाग की मुंदड़ी, चार पैसा की कीमत, बामड़ को छोरो, काड़ी कुमारण, नाग कन्या, बामड़ की बेटी, बामड़ की करनी, और ये दो बार है, 36 चूड़ी, देंत की छोरी, नाग नागण, रुखमा, बीबी भाटियारण,
और मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, इनके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि देखिए लोक कथा किसी आप एक सीमा में नहीं बांध सकते। प्रहलाद चंद्र जोशी ने 191 लोक कथाओं का वर्णन किया है अपनी पुस्तक में, जो उनकी पुस्तक है लोक साहित्य, उसमें उन्होंने 191 पुस्तकों का क्या किया है, प्रमाण दिया है और उन्होंने बताया है। तो उतने 151 ना तो मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ, ना तो ही आप उतना याद कर सकते हैं, पर एक आप इस ट्रिक से आप समझ सकते हैं कि प्रश्न आपको ऐसा ही पूछा जाएगा कि ये जो फला जन कथा है ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको उसका जो उत्तर है आपको वैसे ही लगाना पड़ेगा कि वहां का जो प्रसिद्ध है। अब प्रसिद्ध कैसा है, वो लोक नृत्य भी हो सकता है, लोकगीत भी हो सकता है, भित्ति चित्र भी हो सकता है, कलाएं भी हो सकती हैं, किसी कोई राजा हो सकता है, कोई एक विशेष घटना हो सकती है, स्वतंत्रता संग्राम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको लेकर के वहां पर, जैसे उदयन की कथा है, ठीक है, उदयन की कथा इसीलिए पूछी गई क्योंकि वहां वो विशेष क्षेत्र विशेष से संबंध रखते थे, तो थोड़ा सा आपको ये सारी चीजें भी देखनी पड़ेगी। इसलिए मालवा को आप अगर विस्तार रूप में पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अंधवेड़ी, लोगई, वासी कुसी, लोबड़मा, हत्यारी बहन, उज्जड़, जमई, पूंजो, हुतार, और अगर आप पुराना वीडियो देखेंगे, पुराना मतलब अभी 3-4 दिन पहले वाला जो 1 घंटे का वीडियो, उसमें भी मैंने कुछ और बताए हैं जो कि आपकी डॉक्टर श्याम परमार की पुस्तक से मैंने लिया हुआ था। ककुन्यो ने मकुन्यो, वनेड़िया, बाबजी, गाय माता, जीजी नाचे, मून भी नाचू, वगड़ेल, लुगई, छोटी रानी की करतूत, इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जन कथाओं का उल्लेख हुआ है। अब आगे हम देखते हैं हमारा आगे क्या है, आगे है हमारा है लोक गाथा। यहाँ पर हमारा क्या है, लोक गाथा। तो लोक गाथा को मैंने 2 विशेष विद्वानों के अनुसार पे यहाँ दिया हुआ है। एक है आपका पूरन सहगल के अनुसार, तो पूरन सहगल की पुस्तक है, प्रमाणिक पुस्तक है, उसमें उन्होंने पूरी पुस्तक में ही केवल उन्होंने इन 3 जो गाथाएं हैं वो वहां पर दी हुई हैं। तो एक है राजयोगी भरथरी, एक है ढोला मरवण, एक है लोक देवता पापू धर्मी। अब जो मैं आपको पहचानने के लिए जन कथाएं बोल रही हूँ, अगर मान लीजिए आता है भरथरी की कथा, यह भरथरी से ये शब्द संबंधित कुछ आ जाता है और पूछता है ये कहाँ की है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मालवा से संबंधित थे, तो ये कथा कहाँ की हो सकती है, ये हो सकती है हमारी लोक गाथा। कहाँ की हो सकती है हमारी लोक कथा या लोक गाथा, ये हमारी हो सकती है मालवा क्षेत्र की। ऐसे ढोला मरवण, ऐसा लोक देवता पाबू धर्मी, ऐसे अगर आपको रामदेव जी की आ जाती है, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा कि ये मालवा से संबंधित है। अब प्रहलाद चंद्र जोशी की एक पुस्तक है और उसमें उन्होंने बताया है, पुस्तक में दिया हुआ है नागजी दुलजी, राजा नल, ढोला मारवण, ग्यारस माता, हीड़, चंदना, तेजा, ढोलिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गाथाओं को, लोक गाथाओं को देख सकते हैं। अब यहाँ पर है जो हमारा, हम आपको बताएंगे अब कि आपका यहाँ पर हमने क्या देख लिया, लोक गीत देख लिया, लोक गाथा देख ली, जन कथा देख ली। अब हमारे साहित्य के अंतर्गत में क्या आता है, लोक नाट्य आते हैं। ये भी बहुत सारे थे, ये पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर बताया हुआ था। एक है यहाँ पर वीरणबाई, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है वीरणबाई। तो थोड़ा भाषा से भी आप इसको देख लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं हमारे लोकनाट्य। लोकनाट्य कौन कौन से हैं यहाँ पर, प्रमुख है, प्रमुख हमारा क्या है, प्रमुख है हमारा माच, मालवा की दृष्टि से। और इसमें जो ढोलक होता है वो प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है, प्रमुख वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सट्टक भी है, टूटियां सिंगारना, गरबा, गरबी, इसके अलावा ढारा ढारी, कानकोवल्या, तुर्रा कलंगी आपको निमाड़ में मिलेगा और कहीं कहीं मालवा के क्षेत्र में मिलता है। झेरा, राम दंगल और बेरूपियो, ये आपको मिलता है। फिर माच के कुछ कलाकार हैं, और मार्च के बारे में थोड़ा सा हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था, अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे रूप में आपको बता देते हैं कि ये संवाद शैली में होता है सबसे पहले तो, और इनकी जो काव्य पंक्ति उनको रंगत कहा जाता है। ढोलक प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, इसमें राजा भरथरी, गोपीचंद, ऐसे ऐतिहासिक वीर गाथाओं का इसमें वर्णन रहता है। जो विशेष इसके कलाकार है वो गोपाल जी गुरु हैं, जिनको जनक और प्रवर्तक कहा जाता है। उस्ताद कालू राम, बाल मुकुंद, ये इस शैली को, इस कला को आगे लेकर जाते हैं। सिद्धेश्वर सेन पद्मश्री सम्मानित हैं, और इनको क्या है, मार्च के आधुनिक दौर का सबसे प्रभावशाली लेखक और निर्देशक कहा जाता है। पंडित ओम प्रकाश शर्मा जो हैं, ये इनको भी सम्मान मिला है पद्मश्री से।
तो पंडित ओम प्रकाश शर्मा को पद्मश्री से और जो सिद्धेश्वर सेन है उनको शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें थी। अखाड़ा परंपरा है तो वो मैंने सब यहाँ पर देखा, बहुत विशेष, मतलब इसमें बहुत ज्यादा विस्तार है, तो आप देख लीजिएगा जब आप 1 घंटे वाला जो वीडियो होगा वो देखेंगे। कुछ मैंने लोक नृत्य भी यहाँ पर शामिल कर दिए थे, जिसमें आड़ा खड़ा, मटकी, डंडा, रजवाड़ी, भगोरिया, ये नृत्य थे। अब आगे देखिए प्रकीर्णन साहित्य में, देखिए जिसमें लोकोक्ति, कहावतें, मुहावरे, पहेलियां, ये सब कुछ आ जाता है। लोकोक्ति मतलब कही हुई बातें जो कि कहावतें, मुहावरों, पहेलियों के जरिए हम तक पहुंचती है। तो इसमें जो सबसे जरूरी बात है, 2-3 चीजें हैं। देखिए सबसे पहले तो ये है कि कुछ कुछ खास बातें, जैसे पहेली को प्रहेलिका कहा जाता है, पारसी कहा जाता है मालवा भाषा में, कहावतों को केवात, केनावत और केवाड़ा कहा जाता है, ये जरूरी है, ये यहाँ पर जरूरी है। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको ये यहाँ पर देखिए मालवी कहावत को केनावत, ओखाण या केवाड़ा कहा जाता है। अब इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अभी आपने तो जो महत्वपूर्ण चीजें थी वो देख ले कि क्या कहा जाता है। एक और बहुत अच्छा तथ्य था जो मैंने यहाँ पर शामिल किया हुआ था, वो क्यों किया था मैं आपको बताऊंगी। तो आप किसी को मत देखिए, बस अरस्तु का देख लीजिए कि तत्व ज्ञान के खंडहरों में से चुनकर निकाले हुए टुकड़े बचा लिए गए अंश हैं क्या, कहावत। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए शामिल किया था क्योंकि ये पहली बात तो डॉक्टर श्याम परमार की पुस्तक से लिया गया था। दूसरी बात ये कि अभी जब आखिरी बार आपसे पूछा गया था लोक साहित्य के संदर्भ में लोकगीत वेद श्रुति जैसा एक प्रश्न पूछा गया था, किसने कहा, किस विद्वान ने कहा, तो वो इसी पुस्तक से लिया गया था। और ऐसे ही दी हुई थी कई विद्वानों की पंक्तियां, उसमें सबसे पहली पंक्ति थी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। तो मुझे ऐसा लगा कि जरूरी हो सकता है कहावत है या केवाड़ा के संदर्भ में, तो मैंने यहाँ पर शामिल कर लिया है। तो केवाड़ा कहा जाता है, ये जरूरी है। और पहेलियों को पारसी पहेलिका कहा जाता है। अब दूसरी चीज है, मेरे पास एक पुस्तक है, पुस्तक जो है वो पूरी, उसमें आपकी जो एक प्रकार से देखना चाहिए पखेलखंड और आपका जो बुंदेलखंड है, इन सभी के क्या है वहां पर, सभी के क्या है कहावतें हैं। जैसे अभी जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मालवी कहावतें होंगी। इस पुस्तक में सारी सारी कहावतें हैं, बघेलखंड की हैं। जो पुस्तक मेरे हाथ लगे करीब करीब ये 656 पेज की है। ठीक है, तो अब इसमें मुझे क्या बताना है, आपको बस दिखाना है कि बस आप देख लीजिए। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको टेलीग्राम पर दे दे, तो आप एक बार आराम से इन 600 पेजों को देख ले। तो ये 600 पेज में आपको मतलब बुंदेली और बघेली, निमाड़ी और मालवी सबकी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़े पेजेस है। तो प्रकीर्णन साहित्य में आपको कहावतें ही पूछी जाती हैं, उनका अर्थ पूछा जाता है और कहाँ की है ये पूछा जाता है। तो इसको आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं, सबसे पहले उनकी भाषा से। ठीक है, इतनी कहावतें आप याद नहीं रख सकते, लोकोक्ति याद नहीं रख सकते, और जो विशेष कार्य किए हैं कहावतों में और ये प्रकीर्णन साहित्य में, तो ये आप कैसे याद रखेंगे, ये आप कैसे याद रखेंगे, आप वीडियो देखेंगे तो जो मैंने संदर्भ बताए हुए हैं, उन संदर्भों में उन सभी व्यक्तियों के नाम है जिन्होंने इस क्षेत्र में काम किया है। तो वो आपका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा, उनके नाम बस देख लीजिए किस किस व्यक्ति ने कहाँ कहाँ काम किया है। अभी संदर्भ ग्रंथ की सूची यहाँ पर है नहीं मेरे पास, अभी तो इस वीडियो में नहीं है, अगले में मैं आपको दिखा दूंगी। आप पुराने वीडियो देख लेंगे, ये मालवा के जो हमने 2 बनाए हैं उसमें देखेंगे तो आपको पूरी सूची मिल जाएगी। अब मालवी भाषा के प्रमुख कवि और प्रमुख रचनाएं अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने 3 कालों में विभक्त किया था। एक किया था आदिकाल, एक किया था हमने मध्यकाल और एक किया था हमने आधुनिक काल। संक्षिप्त रूप में आपको बता रही हूँ, विस्तृत रूप में हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। सरहपाद गोरखनाथ जैन मुनि ये कवि नहीं है, पर कहीं ना कहीं इनका जो साहित्य था वो मालवी भाषा से प्रभावित था। कहीं ना कहीं इनका जो एक प्रभाव है वो हमको दिखता है। और जैसे जैन मुनि देव सेन का देखेंगे आप, तो मालवा के क्षेत्र में रह के उन्होंने अपनी प्रमुख पुस्तक की रचना की, और ये हमने चर्चा की हुई है जब हमने जो विशेष 1 घंटे का वीडियो बनाया था उसमें देखा था। यहाँ हम सरसरी रूप में बस आपको यहाँ पर बता रहे हैं। अगला देखिए, मध्यकाल में शुभशील गणी, संत पीपा जी ये प्रमुख हैं। संत कविसेन इनका भी प्रभाव रहा। चंद्र सखी बहुत, मैं इसको मानूंगी कि ये बहुत ही ज्यादा प्रमुख है, क्योंकि चंद्र सखी का जो नाम था वो आपके
जो 2024 का पेपर आया था उसमें विकल्प के रूप में यहाँ पर था। रानी रूपमती, वत्सराज या बछराज, गरीबदास, मार्कंड, कुशलेश, जसराज, नागपय। तो कहीं ना कहीं इनका संबंध मालवी भाषा से था। तो ये और कुछ निर्गुण के संत कवि भी थे, जिसमें थे मल्लीनाथ जी, संत जदरूप बाबा, संत बाबा लाल, संत जग्गा जी, बाबा हरिदास, संत पूरण दास, संत हीरा दास। ये मैंने यहाँ पर इसलिए दिया कि बस आप एक बार देख लें कि इनके इनके नाम भी है, बहुत प्रमुख नहीं है लेकिन नाम है, तो एक बार आप देख लेंगे यहाँ पर। अब हम आदिकाल में, आधुनिक काल में अगर हम देखें, आधुनिक काल हमारा यहाँ से शुरू होता है 1851 के बाद। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है, जीवन जी, नाथूलाल जी, पंडित सूर्य नारायण व्यास, इनके बारे में कुछ कुछ मैंने जैसे बताया था, मैंने अपना जो एक शैली बताई थी कि मैं जैसे किसी भी व्यक्ति के बारे में पढ़ूं और वो विशेष है तो उसके बारे में पांच पांच तथ्य बताऊं, तो मैंने बताया हुआ था जब हम जीवन जी लाल नाथूलाल जी को पढ़ रहे थे। तो इनके बारे में कुछ कुछ तथ्य बताए थे, जैसे किसने किस विशेष ग्रंथ की रचना की, या किसने किस शैली के जनक रहे, प्रवर्तक रहे, ये सब हमने वहां पर चर्चा की हुई थी। पंडित सूरन और जिन जिन साहित्यकारों का नाम, चूंकि यहाँ अगर आप देखेंगे तो 200 से ऊपर साहित्यकार है मालवा में, और पुस्तक जो मैं दिखाऊंगी पुस्तक में भी है, लेकिन ये थोड़े से ज्यादा प्रमुख हैं, इसलिए मैंने इनका नाम यहाँ पर रखा हुआ है। पन्ना लाल शर्मा नायाब, जुगल किशोर द्विवेदी, नवनिधि कुंवर खंगारोद, भावसार बा, ये सब पुस्तकों में पूछे गए नाम हैं ये सब। ठीक है, पन्नालाल शर्मा नायब, ये सब पुस्तकों में पूछे गए। पूनम चंद सोनी, नरेंद्र सिंह तोमर, मदन मोहन व्यास, हरीश निगम, नरहरि पटेल, ये सब पूछे गए नाम हैं। बाल कवि बैरागी, ठीक है, इनका इनका जो पूरा नाम था वो भी एक बार पूछा गया। सतीश चौधरी, ये मालवी हाइकू के क्या थे, मालवी हाइकू के जनक कहे जाते हैं। मोहन सोनी, झलक निगम, नरेंद्र श्रीवास्तव, परमानंद शर्मा, नवनीत, अमन कपूर, नवीन डबराल, डॉक्टर देवेंद्र जोशी, बंशीधर बंधु, राजेश रावत, कुछ लोग यहाँ पर क्या है, ये प्रमुख है, मैंने यहाँ पर इनका नाम दिया हुआ है। और ये किसी न किसी क्षेत्र में इन्होंने विशेष काम किया है, इसलिए यहाँ पर प्रमुख है। अगला हम देखते हैं प्रमुख कवि और रचनाकार जो हमें ऐसा लगता है प्रमुख है और उनके बारे में हम पढ़ना चाहिए, उसी पुस्तक का मैं संदर्भ लेकर आपको बता रही हूँ। क्योंकि जब कोई पुस्तक मध्य प्रदेश ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होती है और वो पुस्तक किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जा रही है, एक बड़े क्षेत्र में पढ़ाई जा रही है, तो हम उस पुस्तक को महत्वपूर्ण मानेंगे और उसी पुस्तक का रेफर, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बैठ के, हम क्योंकि अभ्यर्थी हैं, अगर हम ये देखने बैठ जाएं कि कौन से परीक्षा की दृष्टि से कौन महत्वपूर्ण है, तो हम इसका अंदाजा हम सिर्फ इसी से लगा सकते हैं कि उनके बारे में जो प्रकाशित चीजें हैं वो कितनी हैं। तो यही इन्हीं के बारे में सबसे ज्यादा प्रकाशित चीजें थी, इसलिए हम इनको यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो हम छोटे छोटे रूप में इनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि विशेष रूप से हमने वहां पर देखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे संत पीपा को। तो संत पीपा के बारे में हमने देखा हुआ था कि ये गागरोन झालावाड़ से ये यहाँ पर संबंधित हैं। ठीक है, इनके खींची वंश से थे ये यहाँ पर। इस पुस्तक में जो भी तथ्य दिए हैं, मैं कहती हूँ आप सभी तथ्यों को, इस पुस्तक को कम से कम 3 से 4 बार आप पढ़ेंगे तो ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण। प्रमुख प्रमुख अगर हम चीजें देखें यहाँ पर संत पीपा के बारे में, तो संत पीपा पूर्व में मालवा के गागरोन झालावाड़ के खींची वंशी राजपूत थे, जो प्रताप राव के नाम से प्रसिद्ध थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीपा प्रताप राव। ठीक है, और इनके बारे में जन्म के संबंध में कई तथ्य हैं। ये रामानंद के शिष्य थे, ये आप मध्यकाल जब आप भक्तिकाल पढ़ते हैं, और ये कबीर के समकालीन थे, ये भी आप देख चुके हैं। ये जो पीपा जी के पिता थे जो शाक्त मक्त के अनुयायी थे। ठीक है, पीपा जी को पीपा राव, प्रताप राव, इन नामों से भी क्या संबोधित किया जाता, या बप्पा जी के नाम से भी संबोधित किया जाता था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये भी उसी पुस्तक का है जो मैं पुस्तक आपको बता रही हूँ, और स्वयं लिखते हैं, उनकी लिखी हुई पंक्तियां आप देख लीजिएगा। पीपा के पंजरी बस्यो रामानंद को रूप, सब ढेजा मिट गया देखा रतन अनूप, लोह पलट कंचन भया सतगुरु रामानंद, और पीपो पद रज है सदा मिट्या जगत का फंद। एक ही ऐसी पंक्तियां
जो वृक्ष अनंत वाला पूछा गया था आपसे, वृक्ष अनंत, ये आपको 2024 से पूछा गया था, इसी पुस्तक से लिया गया था। सुंदरदास की जो पंक्तियां थी वो पूछी गई थी आपसे। पीपानंद पीपा जी जो रामानंद के 12 शिष्य प्रधान थे उसमें गिने जाते हैं। अनंतानंद, कबीर, रैदास, पीपा जी, सुरसुरानंद, सुखानंद, संत नरहरि, संत भावानंद, धन्ना सेन और पद्मावती और सुरसरी। ठीक है, और अब हम देखते हैं इनके बारे में थोड़े से और चीजें। इन्होंने अपना राजपाट त्याग करके स्वामी रामानंद के संदेश को जन जन तक प्रसारित करने के लिए पश्चिम भारत के अनेक स्थानों की यात्रा की। और रामानंद जी के जो प्रधान शिष्यों में प्रमुख संत कबीर और रैदास ने पूर्व की दिशा में जन्म लेकर भक्ति भाव का प्रसार किया, तो इन्होंने पश्चिम दिशा में जन्म लेकर भक्ति आंदोलन में विशिष्ट योगदान दिया है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर इनके बारे में। इनकी रचनाओं में जो प्रमुख है, रचनाओं में अगर आप देखें तो साखी, पद, क कहरा जोग, चितावड़ी जोग, ये इनकी प्रमुख है। कार्य क्षेत्र इनका क्या है, हाड़ौती और मालवा। ये प्राचीन मालवी काव्य परंपरा के पुरोधा माने जाते हैं। और पीपा की तपोभूमि के अवशेष आज भी झालावाड़ राजस्थान के पास आहू और काली सिंध के संगम पर स्थित है। ये देखिए ये प्रमुख है, क्योंकि आपको पिछली बार जो 2024 या 22 का पेपर आया था उसमें आपको समाधि स्थल से भी प्रश्न पूछे गए थे। तो चूंकि यहाँ पर दिया हुआ है तो आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे कि इनकी जो तपोभूमि है या जो अवशेष है वो, क्योंकि इनका जन्म स्थान भी झालावाड़ के आसपास ही था, तो इस स्थान से भी आप इनका जो अंतिम समय का है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब अगला हम देखते हैं कि इनके बारे में सामाजिक चेतना, ये सब बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और महत्वपूर्ण है भी तो आप इसको जो 1 घंटे का वीडियो आप उसमें देख सकते हैं। पीपा जी की जो भाषा है उसमें मालवा की स्थानीयता का रंग सबसे ज्यादा है। उनकी वाणी में सबसे ज्यादा हिस्सा है वो शुद्ध मालवी कहा जा सकता है। हिंदी से संत काव्य परंपरा है उनमें उनका महत्वपूर्ण स्थान है। उनके पदों को जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब है उसमें स्थान मिला हुआ है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इन्होंने अपनी साखियों में सदगुरु और सर्वव्यापी जो ब्रह्म है उसमें जो राम की महिमा का गुणगान किया गया है। आगे हम देखते हैं जो हमारे अन्य अगले जो कवि हैं उनका नाम है आनंदराव दुबे। मालवी आधुनिक जो काव्य धारा है इसके ये प्रतिनिधि कवि हैं। चूंकि हम आनंद राव दुबे के बारे में बहुत विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि 2 बार इनसे प्रश्न पूछा जा चुका है, 2 बार दोनों परीक्षाओं में इनका नाम आया हुआ है, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम कम पढ़ेंगे। अन्य जो कवि हैं या अन्य जो रचनाकार हैं उनके बारे में हम विशेष रूप से देखेंगे। बाकी ये आपका है, आपको पढ़ना तो पूरा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिनके बारे में अभी नहीं पूछा गया है उनके बारे में जरूर पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जन्म मृत्यु है, थोड़ी सी रचनाएं इनकी हम देख लेंगे। तो ये आपको पूछा गया था रामाजी रह गया री रेल जाती रही, ये पूछा गया था। और उनका एक काव्य संकलन है जिसका नाम है गीत फिर गायो। तो देखिए फिर से हो सकता है इनके बारे में पूछा जाए, ये नहीं तो ये इसमें कैसे पूछा जाएगा, जैसे मान लीजिए एक नाम दे दिया जाएगा आनंद राव दुबे का, एक मोहन जोशी का, एक हरीश निगम का, और एक नाम दे दिया जाएगा आपका श्रीनिवास जोशी का नाम दे दिया जाएगा, और इनके सम्मुख रचनाएं दे दी जाएंगी, कोई कोई रचनाएं। अब आपसे आ जाएगा मिलान करने को, तो इस तरीके से प्रश्न दिया जा सकता है। पर क्या है कि एक खाली एक प्रश्न आनंद राव दुबे से पूछा जाना ऐसा अभी लगता है कि कठिन है। तो एक बार आप देख जरूर लीजिए इसके कब प्रकाशित हुआ है और कौन से संकलन है, पर विशेष रूप से आप अन्य रचनाकारों को अब देखिएगा। अब रामाजी रह गया रेल जाती रही बहुत प्रसिद्ध कविता है जो कि पूछ चुकी है इनसे। ठीक है, इनकी जो मालवो पाक्यो है और बसंतिया की बरसात है, नाना लिलाड़ी अब कहीं सीढ़ गावे रे मालवा की माटी हूँ, ये उनकी अन्य क्या है, अन्य कविताएं भी प्रसिद्ध हुई हैं इनकी। इनकी जो कविताओं में ग्रामांचल की ठेठ मालवीय का ठाट यहाँ पर दिखता है। उनको मालव का मयूर कहा गया है, ये भी बहुत प्रसिद्ध चीज है इनके बारे में। और आगे इनकी कविताओं के बारे में दिया गया है वो जो हम अभी ऊपर चर्चा कर चुके हैं और हमको उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है। अब हम देखते हैं बाल कवि बैरागी, इनके बारे में भी 2 बार प्रश्न पूछा जा चुका है। हो सकता है प्रमुख कवि हैं और आगे प्रश्न पूछा जा सके उसी क्रम में जिस तरीके से मैंने आपको बताया हुआ है। अब उनका इनका वास्तविक नाम क्या था, इनका नाम था वास्तविक नंदराम नंद रामदास बैरागी। भावसार बा का भी देखेंगे तो भावसार बा के में भी उनका नाम टीकम चंद
ऐसे नाम था उनका। तो वास्तविक नाम आप जरूर देख लीजिएगा, बाल कवि बैरागी का नाम क्या था, नंद रामदास बैरागी नाम था। अब इनके बारे में काव्य देख लीजिए, चूंकि हम अभी ये संक्षिप्त में वीडियो बना रहे हैं तो हम थोड़ी कुछ बहुत विशेष विशेष देखेंगे। विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे, ये थोड़ा सा है, राज्य मंत्री पद पे भी थे ये, और बहुत देशों की इन्होंने यात्रा की थी, लगभग सभी राज्यों की यात्रा की थी। और इनके बारे में ये है कि चटक महारा चंपा और आई जावो मैदान, ये उनकी विशेष काव्य संकलन है उनका। और इसके अलावा भी बहुत सारे अन्य रचनाएं हैं, पर जो इनके क्या है, चटक महारा चंपा, आई जाओ, ये थोड़े से प्रमुख हैं इनके। आगे देखते हैं इनके बारे में कि फिल्मों में भी इन्होंने गीत लिखे हैं। इन्होंने फिल्मों में भी यहाँ पर गीत लिखे हुए, राष्ट्रीय भावना का जो उन्मेष है इनकी कविताओं में और इनके जीवन में दिखाई देता है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि मालवी कविताओं में बाल गीत भी इन्होंने रचे हैं और गद्य लेखन भी इन्होंने किया है। इनकी जो विशेष भाषा थी वो भाषा इनकी मंदसौरी थी। मंदसौरी ये थोड़ा विशेष तथ्य है, इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं, आपको एक तथ्य बताना चाहूंगी कि जो आपका प्रश्न आया था और उसे पूछा गया था, डॉक्टर चिंतामणि उपाध्याय ने श्रृंगार और अंगार का बेजोड़ कवि किसे कहा, सीधा सीधा यही प्रश्न पूछा गया था। और ये इसी पुस्तक से पूछा गया था, इसलिए मुझे इस पुस्तक से करीब करीब मुझे 4 प्रश्न मालवा के संदर्भ में दिखे थे जो इस पुस्तक से सीधे पूछे गए थे। इसलिए मुझे ये पुस्तक मैं आप सभी को इस पुस्तक को बोलूंगी कि आप सभी इस पुस्तक को जरूर पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। अभी तो मैं जरूर सरसरी में आपको बता रही हूँ, क्योंकि संक्षेप में बताना है, पर आप इसको विस्तार से भी बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगला नाम है नरहरि पटेल का। इनका जन्म रतलाम में हुआ है और इंदौर में जो इप्टा करके नाट्य संस्था है उससे ये जुड़े थे यहाँ पर। और इसमें हम देखें कि विशेष इनके बारे में जो कुछ कुछ विशेष चीजें हैं वो है इनकी गजलकार के रूप में और गीतकार के ध्वनि गीतकार के रूप में ये प्रसिद्ध थे। इनका जो मालवी गजल संग्रह है वो प्रकाशित हुआ, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा घनी गुलमोरी धरती, सिपरा किनारे झुमको, मालवी गीत, ये सब उनके क्या हैं, काव्य संग्रह है। इसमें देखिए प्रेम पगलिया, ये विशेष क्यों है, क्योंकि ये मालवी हाइकू और दोहा संग्रह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे देखिए कि संपादन भी किया है इन्होंने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो महत्वपूर्ण है वो उनको अभी हाईलाइट कर रही, चूंकि महत्वपूर्ण सभी है, पर फिलहाल अभी जो आपको संक्षेप में बताना है, संक्षेप में आपको बताने की दृष्टि से जो अभी मैं छोड़ रही हूँ वो आप बाद में देख लीजिएगा। आगे हम देखते हैं, ये उनकी रचनाएं देख लीजिए, यहाँ पर आई उजाली पूरब वाली, गुलमोरी धरती, फून बड़लो, बन्ना गीत, ये प्रमुख रूप से। अगला देखते हैं मदन मोहन व्यास। इससे अभी 2024 से प्रश्न पूछा गया है, उनकी रचना दी गई थी और पूछा गया था कि ये किन की रचनाएं हैं। तो ये प्रमुख रूप से उज्जैन के थे और पंडित परिवार से थे। और इनके बारे में हम देखते हैं कि शिक्षक रहे हैं ये। इसके अलावा जो दैनिक देवास विकास है इसका उन्होंने संपादन प्रकाशन किया है, 2019 में इनका निधन हुआ है। और पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। इनका जो संकलन है मालवा की यात्रा, ये 87 में प्रकाशित हुआ था और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। यात्रा, यात्रा मतलब यात्रा, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम देखते हैं इनके बारे में और विशेष विशेष चीज़ कि माखनलाल चतुर्वेदी के मतानुसार ये प्रमुख है। जैसे चिंतामणि उपाध्याय का पूछा गया था, इसलिए मदन मोहन के बारे में महत्वपूर्ण है कि माखनलाल चतुर्वेदी के अनुसार जो मदन मोहन व्यासन की कविताओं में ग्राम्य जीवन और कृषि विकास का जो सच्चा स्वरूप है वो दृष्टिगोचर होता है, ये प्रमुख चीज है इनके वे। और मालवा की यात्रा, यूं हंसतोगा तुम्हारो देश, सुखी होएगा मालवो हमारा, ठीक है, गीत भरी रात और मीत को मिलन, ये इनकी विशेष रचनाएं हैं। डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन ने मालवा की यात्रा के संबंध में कहा है कि ये मानव मूर्ति के नैसर्गिक सौंदर्य और सांस्कृतिक सौहार्द यहाँ पर विशेष है।
हरीश निगम के बारे में देखते हैं, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि अब जिनके बारे में नहीं पूछा गया उनके बारे में पूछ सकता है, तो एक एक पंक्तियां इनके बारे में विशेष हो जाती हैं। इनके बारे में प्रत्येक लाइन पढ़नी है क्योंकि एक भी लाइन केवल जन्म मृत्यु के अलावा हमें इनके बारे में कुछ ऐसी विशेष बात पढ़नी, जैसे किसी ने कोई कथन कहा है, जैसे शिव मंगल सिंह सुमन ने या मक्खनलाल चतुर्वेदी ने, ऐसे प्रमुख प्रमुख अगर किसी साहित्यकार या विद्वानों ने कहा तो उनके बारे में हमें देखना जरूरी, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे गए हैं तो पूछे जा सकते हैं। हरीश निगम की जो प्रमुख पुस्तकें हैं उसमें हरियालो आंचल बहुत इंपॉर्टेंट है, कुसुम कुंज, हिरना सांवली और अपरंज बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ पर हम देखेंगे। और इनके बारे में जो और विशेष बात है वो यह है कि हास्य व्यंग्य के प्रधान स्वर दिखते हैं, जो एक दूसरे को अलग करे, विद्वान जो एक दूसरे साहित्यकारों को अलग करे, जैसे हास्य व्यंग्य के बारे में विशेष था। तो ये इस कीवर्ड पर हमको अपनी नजर बना के रखनी है। अगला हम देखते हैं मोहन सोनी। मोहन सोनी को देखते हैं, ये मर्म मधुर गीतकार मोहन सोनी है, और इनका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो क्या है कि सबसे पहले तो ये गीतकार हैं, दूसरा माटी की सोरम काव्य का संकलन, और उसमें 9 कविताओं इनकी संकलित हैं उसमें, और मालवी गीत संग्रह हथलेवो उनका प्रकाशित हुआ जिसके लिए उनको बहुत प्रशंसा मिली है। इसके अलावा भीलनी, संजा को रथ, बिरहण की पाती, चंपा को फूल, ये उनकी अन्य लोकप्रिय कविता है। ये मोहन सोनी मालवी के समर्थ कवि हैं। ये जो कथन है ये आप उसको देख लीजिएगा क्योंकि चूंकि पुस्तक में है। अब शुभमंगल सुमन ने इनको कहा है कि भावनाओं और मनोवेगों को मूर्त रूप प्रदान करने की क्षमता इस तथ्य की परिचायक है। मतलब ये इनके बारे में उन्होंने विशेष जो एक उक्ति है वो कही है, इसलिए हम इसको यहाँ पर इसको हाईलाइट कर लेंगे। अब देखते हैं इन्होंने वाचिक परंपरा को समृद्ध किया है, ये महत्वपूर्ण है इनके बारे में, वाचिक परंपरा को, ठीक है, जो लिखित होती है तो ठीक है, ये वाचिक परंपरा को भी इन्होंने समृद्ध किया है। और शैलेंद्र शर्मा जो पुस्तक में इनका बहुत ज्यादा योगदान है, उन्होंने मोहन सोनी को अप्रतिम गायक कहा हुआ है। हथलेवो जो उनका संग्रह है सबसे बड़ी उपलब्धि है, उसमें बहुत सारे गीत हैं जैसे चल तो जा, पनिहारी, बिरन की पाती, दिया जले जलाओ, और गजल में भी उन्होंने कार्य किया हुआ है। अगले हम देखते हैं शिव चौरसिया को, ये भी शाजापुर से संबंधित हैं, और इनके बारे में जो विशेष है, विशेष चीजें हम देखते हैं कि जो माटी की सोरम है तो उसमें 9 कविताएं हमने उनकी देखी थी। अब जो 14 कविताएं हैं उसी माटी की सोरम में 14 कविताएं किसकी थी? शिव चौरसिया की थी। वो जो माटी की सोरम है वो मालवी कविताओं का संग्रह था, तो उसमें सबकी कुछ कुछ कविताएं थी, तो 14 कविताएं इनकी भी थी। व्यास सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। और इसके अलावा जो विशेष बात है, सम्मान ही है विशेष इसमें जो क्योंकि इस पुस्तक में दिया मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रतिष्ठित कस्तूरी देवी चतुर्वेदी लोक भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन्होंने क्या किया है, अपनी जो कविताएं हैं उसमें जो विषय वस्तु है गांव के जीवन, लोक संस्कार, प्रकृति, और उसके अलावा भी क्या किया है, विसंगतियों पर तीखा व्यंग किया है। ये उनकी रचनाएं दी हैं, पानी, केसी या अपनी आज़ादी, बरखा, ई हालत में देश हमारो, ये सब रचनाएं जो उनकी हैं ये उनकी प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा शिव चौरसिया के बारे में अगर हम यहाँ पर देखें तो रतनो रत्नारो उजियार करो, ये यहाँ पर ये कुछ कुछ उनकी प्रमुख प्रमुख रचनाएं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमारे अंतिम कवि श्रीनिवास जोशी मालवी के प्रमुख गद्यकार और कहानीकार है। ये प्रमुख है कि ये गद्यकार भी हैं और कहानीकार भी हैं। जन्म उज्जैन में हुआ है इनका, और ये जो है आज नई दुनिया जो समाचार पत्र है और वीणा ये भी समाचार पत्र है, ये सब इनमें बहुत सराहे गए थे। और यहाँ पर देखते हैं इनने जो कार्य किया है वो हिंदी फीचर फिल्मों में भी कार्य किया है, बहुत सारे हैं यहाँ पर इनकी, यहाँ पर, यहाँ, ठीक है। और जो मराठी फीचर फिल्म है उसमें भी उन्होंने बहुत कार्य किया है। 200 से लगभग 200 शासकीय और अशासकीय डॉक्यूमेंट्री फिल्मों में भी यहाँ पर उन्होंने काम किया है। तो मतलब ये डिजिटल मीडिया से भी काफी जुड़े हुए थे। मालवी कहानी के पितृ पुरुष हैं। अभी आपने देखा जो कि तथ्य याद रखिएगा, गीतकार, ठीक है, और पितृ पुरुष, ये कुछ कुछ जो कथन है ना ये आप जरूर देखिएगा, हो सकता है इनसे प्रश्न आ जाए।
कहानियाँ, वो जो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी प्रमुख रचनाएं। और धक्का को चमत्कार, जोशी जी ने जिंदगी के बाहरी धक्कों से ज्यादा अंदर के धक्कों को प्रस्तुत किया है। ये उनकी रचना है और उन रचनाओं के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है कि इन रचनाओं में क्या क्या है। चलिए, तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो हमारे प्रमुख रचनाकार थे यहाँ पर हमने इनको देख लिया। तो मालवा के संदर्भ में मुझे लगता है कि इतना आपके लिए काफ़ी है। और अगर काफ़ी नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का स्वागत है, मैं स्वागत करती हूँ। और कुछ लोगों ने मुझे जैसे जैसे कमेंट में बताया गया मैं उसके अनुसार से कार्य करती गई हूँ। चूँकि मुझे अब ऐसा लग रहा है कि 3 वीडियो बनाने के बाद मालवा के संदर्भ में अब मुझे मालवा को अब यहाँ पर विराम देना चाहिए। अब मुझे जो हमारा निमाड़ है, निमाड़ और बघेल खंड और बुंदेलखंड के बारे जो कंप्लीट करना है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे शीर्षक हैं जिनको अभी हमको खत्म करना है, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से हमारे पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी ये हमारी सीरीज चल रही है वीडियो की, इसको हम जल्दी से जल्दी पूरा करें और आपको एक सही समय पर पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। धन्यवाद।